आप सबका अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। हमने लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें हमने कुछ भाषा से के सिद्धांत हमने किए थे। अब हम करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हम जो सिलेबस कर रहे हैं ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं उस चीज़ की तैयारी अभी शुरू की गई है। तो अगर आपको मेरी इन वीडियो से कोई भी लाभ प्राप्त होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसी की स्टडी में, किसी की इम्प्रूवमेंट में अगर मेरा रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ को लेके। ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे और इसमें हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है हमारा, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए हम देखते हैं। भाषा परिवार व भाषा काल। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? भाषा परिवार। भारत में मुख्य रूप से दो भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत की भाषाएं कहलाती हैं आर्य परिवार की भाषाएं और दक्षिण भारत की भाषाएं कहलाती हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं। जो हमारा आर्य परिवार है उसके अन्य कई नाम हैं जो इस प्रकार से हैं। इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार। यह नाम किसने दिया था? जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने यह नाम दिया था। भारोपीय या भारत यूरोपीय परिवार। यह फ्रेंच के जो विद्वान थे उनके द्वारा यह नाम दिया गया था। भारत हिती परिवार। यह ह्यूमो विक्लर एवं प्रोफेसर स्टूवेंट ने अध्ययन के आधार पर दिया था भारत हिती परिवार नाम। विरोस, यह नाम भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त भी आर्य परिवार को अन्य नामों से जाना जाता है जो हैं इंडो कैल्टिक, जेफाइट, जेफेटिक, कॉकेशियन, भारोपीय, एनाटोलियन आदि। सॉरी, एक सेकेंड। आगे, हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव। द्रविड़ परिवार की कितनी भाषाएं हैं? 4 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर भारत की अन्य सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सतम वर्ग और केतुम वर्ग। सतम वर्ग में 4 शाखाएं आती हैं। भारत ईरानी या आर्य, बोल्टो स्लाविक, आर्मेनियम, अल्बानी, इलीरी। केतुम वर्ग में 6 शाखाएं आती हैं। ग्रीक, जिसको हेलेनिक भी कहते हैं, कैलेटिक भी बोलते हैं, जर्मनिक को ट्यूटोनिक भी बोलते हैं, इटालिक को इतालिक, हिटाइट को हिती, तोखारी को तोखारियन। आगे देखते हैं। डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी शाखा की 3 उपशाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 3 उपशाखाओं का। भारतीय, पहली है भारतीय, दूसरी है ईरानी शाखा और तीसरी है दर्द शाखा। भारतीय में जो भाषाएं आती हैं वो हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य, भारतीय आर्य भाषाएं। ईरानी शाखा में आती है अवेस्था, प्राचीन फारसी और आधुनिक फारसी। दर्द में आती हैं लोवार, चित्राली, शीना, कश्मीरी। अब इनका
थोड़ा सा देखते हैं। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। और अवेस्ता जो ग्रंथ है वो कौन सी सदी का है? वो 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ क्या होता है? अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। दर्द भाषाओं का क्षेत्र क्या है? पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब। दर्द का अर्थ दर्द शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत। दर्द का प्राचीनतम नाम क्या है? पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत किसका प्राचीनतम नाम है? दर्द का। भारतीय आर्य भाषाएं तीन भागों में इसको बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके दो भाग हैं। पहला है वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। दूसरा है संस्कृत या लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। नंबर 2 है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो कालक्रम है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके 3 भाग हैं, प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली। अब पाली को प्राचीन प्राकृत या प्रथम प्राकृत भी कहते हैं और इसका कालक्रम जो है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर है मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यही 3 आती है मध्यकालीन आर्य भाषा में। तो प्राकृत का जो दूसरा नाम है उसको मध्यकालीन प्राकृत या द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं और इसका कालक्रम है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश को का जो दूसरा नाम है वो परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत भी इसको बोलते हैं और इसका कालक्रम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नंबर 3 पर जो है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और इसका कालक्रम है 1000 ईस्वी से अब तक। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ग्रिम नियम का संबंध किससे है, उसी तरीके से अब की बार भी एक क्वेश्चन आपके लिए है। वैदिक संस्कृत भाषा की 3 बोलियां हैं, वो जो 3 बोलियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और जो लास्ट उसमें मैंने पूछा था, क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है मेरी वीडियो में, क्यों अभी मैंने बनाना शुरू किया वीडियो तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रही है इसकी कुछ भी सेटिंग कह लो या कुछ भी। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर है ध्वनि विज्ञान से। ग्रिम नियम का संबंध ध्वनि विज्ञान से है और इसका जो प्रवर्तक कह लो या जो है वो है ग्रिम द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। जर्मन भाषा व्याकरण में इसका उल्लेख मिलता है और जो ये लिखी गई थी वो 1882 ईस्वी में ग्रिम द्वारा लिखी गई थी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना और कमेंट में मुझे अपने सुझाव ज़रूर देना कि मुझे कैसे करवाना चाहिए या कैसे आपको मेरा करवाया हुआ समझ आ सकता है। तो अगर कहीं कोई गलती होगी तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए माफ़ करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।